गाइस, हम लोग अपने एंगुलर की सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक तो हमने पिछली क्लास में टेम्पलेट यूआरएल टेम्पलेट के बारे में जाना था। फिर हमने स्टाइल यूआरएल और स्टाइल के बारे में जाना था। फिर हमने प्रीसेट वाइट स्पेसेस के बारे में जाना था। ये सारे हमारे मेटाडाटा के पार्ट हैं। ठीक है। इस क्लास में हम व्यू प्रोवाइडर्स, एनकैप्सुलेशन और प्रोवाइडर्स, इनपुट एंड आउटपुट, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने मॉड्यूल्स के बारे में, डेकोरेटर्स के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, बूटस्ट्रैपिंग के बारे में, फोल्डर स्ट्रक्चर इन एंगुलर के बारे में बताया है, तो आप प्लीज हमारे इस वाले चैनल पे चले जाएं जिसका नाम है लर्न कोड विथ अकी। यहाँ पे आपको हमारा एंगुलर का ट्यूटोरियल पूरा मिल जाएगा। आप यहाँ पे सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल और देसी लैंग्वेज में आसान तरीके से समझाते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो आप प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। हमारे और भी बहुत सारे सीरीज आने वाले हैं, जैसे गिटहब का आने वाला है, कोर डॉट नेट कोर का आने वाला है, ऊप्स का भी हम लेके आएंगे बहुत ही जल्द। ठीक है। आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा चाहे कुछ हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मेटा डाटा पढ़ रहे थे। तो मेटा डाटा के अंदर हमने टेम्पलेट यूआरएल और टेम्पलेट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। स्टाइल यूआरएल स्टाइल हम पढ़ चुके हैं। फिर से व्हाइट स्पेस पढ़ चुके हैं। अब हम व्यू प्रोवाइडर के बारे में जानेंगे। ठीक है। हम सबसे पहले अपने नोट्स के पास चलते हैं। तो व्यू प्रोवाइडर भी कंपोनेंट का मेटा डाटा है। ठीक है। हम लोग इसको कब यूज करते हैं? जब हमें अपने क्लास को कंपोनेंट लेवल का बनाना होगा। ठीक है। अब ये वर्ड सुन के आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये कंपोनेंट लेवल क्लास क्या होता है। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, आप हमारे पास हैं, आपको ये भी क्लियर करेंगे। ठीक है। उससे पहले व्यू प्रोवाइडर यूज करने का फायदा क्या है कि हमारा परफॉर्मेंस बढ़ा देगा ये। ठीक है। अब आपको ये समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंपोनेंट, जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ना, तो वो दो दो लेवल की क्लास बना सकते हैं हम लोग। पहला या तो कंपोनेंट लेवल क्लास बनाएंगे या फिर मॉड्यूल लेवल क्लास बनाएंगे। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस बता रखा है। देखिए, when we make any class as module level, जब भी हम किसी क्लास को मॉड्यूल लेवल का बनाएंगे, then the name of that class goes to, तब उसका उस क्लास का जो नाम है वो वो प्रोवाइडर सेक्शन में चले जाएगा। किसके? app.module.ts फाइल के। ठीक है। अब इस ये करने से क्या होगा कि ये जो क्लास है वो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस मॉड्यूल के, है ना, सबको अवेलेबल होगा वो। ठीक है। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस मॉड्यूल के या चाहे बाहर वाले मॉड्यूल के। और व्हेन वी मेक, जब भी हम किसी क्लास को कंपोनेंट लेवल का बनाते हैं ना, तो क्या होता है कि उस क्लास का जो नाम होता है ना, वो व्यू प्रोवाइडर में जाता है। याद रखिए, व्यू प्रोवाइडर में। ठीक है। ऑफ दैट कंपोनेंट। अब जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो हम चलते हैं अपने वाले प्रोजेक्ट में। ठीक है। हम इसको पहले जैसा बना देते हैं, H1। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ रूट कंपोनेंट, सपोज करो। ठीक है। अब इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं, अगर हमें कोई क्लास बनाना है ना, तो हम चलते हैं। देखिए, कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाते थे? एन जी जनरेट सी और कंपोनेंट का नाम याद होगा आपको। लेकिन अब क्लास बनाएंगे तो एन जी जी सी हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सी की जगह पूरा क्लास लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्लास नेम। ठीक है। और सपोज करो कि अभी मैं क्लास नेम रख रहा हूँ टेस्ट क्लास।
बड़ा नाम है, मतलब मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं रख लेता हूँ। एंटर करता हूँ। अभी देखिए प्रोसेसिंग होगा, ये हमारी दो फाइल बनाएगा। एक क्लास फाइल बनाएगा और एक स्पेक फाइल बनाएगा, जो कि टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। अब ये देखिए दो फाइल इसने बना दिया है। ठीक है। अब क्या है कि हम लोग किसी भी क्लास को तब तक यूज नहीं कर सकते हैं जब तक हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें। ठीक है। जैसे कि हम टेस्ट क्लास में चलते हैं, काम करते हैं। मैंने मान लीजिए हेलो लिखा है कंसोल लॉग पे। ऑलराइट। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर के कंसोल पार्ट में चलते हैं। अब देखिए हेलो लिखा हुआ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। ठीक है। तो खैर हमने अपना कंसोल जो है क्लास के बाहर लिखा है, तो कम से कम ये तो कॉल होना चाहिए। ये भी कॉल नहीं हो रहा है। ठीक है। तो हम अपने नोट्स में चलते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है हमने, आपको और क्लियर होगा। अब देखिए हमें मॉड्यूल लेवल का बनाना है। तो मैंने बोला कि प्रोवाइडर सेक्शन में जाएगा एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में। ठीक है। तो मैं गया एप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में गया। यहाँ पे इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है। प्रोवाइडर सेक्शन में मैंने उस क्लास का नाम लिखा। क्लास का नाम हमारा क्या है? टेस्ट क्लास। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको देखिए सबसे पहले आपको हेलो लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है। अब हमने ये मॉड्यूल में लिखा है। ठीक है। तो ये मॉड्यूल लेवल का बन गया है। मॉड्यूल लेवल का जब भी हम बनाएंगे तो हर एक मॉड्यूल में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइडर्स आप देख लिए हैं। अब सपोज कीजिए मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं। वापिस मैं ये ले आता हूँ। अब मुझे क्या करना है? ठीक है, इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूँ। शो नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम इनसाइड फंक्शन। ठीक है। सेमीकोलन। अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा? इसको कॉल करने के लिए मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, इस क्लास में कंस्ट्रक्टर भी बना लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ आई एम इनसाइड क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर आप कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, मैं इसके लिए अलग से क्लास बना दूंगा। ठीक है। कंपोनेंट फाइल में चलते हैं। यहाँ पर भी मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। ठीक है। अब किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो न्यू कीवर्ड के थ्रू, और दूसरा बिना न्यू कीवर्ड के थ्रू। कैसे? डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज करके। ठीक है। अगर आप ये दोनों के बारे में डिफरेंसेस नहीं जानते हैं तो आप हमें बताएं, मैं इसका एक और क्लास बना दूंगा।
तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे प्राइवेट ओबीजे नाम से बनाया, सपोज करो हमारा टेस्ट क्लास, ये हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुआ। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप देखिए ओबीजे लिखेंगे। चलिए अभी अभी आपको आपको रन करके दिखाता है। अभी हमने कुछ भी फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ है, इस क्लास का कोई सा भी फंक्शन कॉल नहीं किया है, लेकिन तब भी हमारा ये कंस्ट्रक्टर रन होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। हम अपने उस पर चलते हैं, दोबारा से इसको लोड करते हैं। ये देखिए आई एम इनसाइड कंस्ट्रक्टर, चल गया। अब हम फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं इसके थ्रू, obj डॉट शो, सॉरी। अब चलते हैं, देखिए आई एम इनसाइड फंक्शन। ठीक है, अब इसका एक ड्रॉबैक ये था, अगर मॉड्यूल लेवल का बनाते हैं तो, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हेलो चल गया पहले ही बिना ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे कि मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर कर लेता हूँ। अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सेम काम को हम लोग कंपोनेंट लेवल पे बनाते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट पहले मैं सबको बंद कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिएगा जब हम ब्राउजर पे जाएंगे तो ये एरर देने लग जाएगा, क्योंकि भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है R3 इंजेक्टर एरर। ठीक है, नो प्रोवाइडर फॉर टेस्ट क्लास, हमने प्रोवाइडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको कंपोनेंट लेवल का बनाते हैं। तो कंपोनेंट लेवल का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐप कंपोनेंट पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू प्रोवाइडर यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने क्लास का नाम दे देंगे। हमारे क्लास का नाम है टेस्ट क्लास। अब ये देखिए यहाँ पे एरर आना बंद हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दोबारा से फर्क बताता हूँ। ठीक है, नोट्स पे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है व्यू प्रोवाइडर जो है आपका कंपोनेंट का मेटा डाटा है, और जो हमने प्रोवाइडर अभी देखा था वो हमारा मॉड्यूल का मेटा डाटा है। ठीक है, तो व्यू प्रोवाइडर हमारा कंपोनेंट लेवल का क्लास बनाने के लिए यूज होता है, प्रोवाइडर हमारा मॉड्यूल लेवल का। ठीक है, अब कंपोनेंट लेवल मॉड्यूल लेवल में क्या फर्क है कि जब भी हम मॉड्यूल लेवल का क्लास बनाते हैं ना, तो वो जो क्लास होता है ना, जब तक हम उस क्लास को यूज नहीं भी कर रहे होते ना, तब भी वो लोड हो जाएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इसीलिए हम उसको जो है कंपोनेंट लेवल का बना देते हैं कि जब तक हम उस कंपोनेंट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, सपोज करो कि हम पेमेंट वाले पे नहीं जाएंगे, तब तक उस पेमेंट से रिलेटेड जो क्लास है वो रन नहीं होगा। इसलिए हम उसको कंपोनेंट लेवल का बनाते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल लेवल का क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम को ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस या फिर कोई सा भी मॉड्यूल के अंदर जो प्रोवाइडर नाम का जो मेटा डाटा है उसमें हम क्लास नेम रखते हैं। ठीक है, और कंपोनेंट लेवल का बनाने के लिए हम लोग व्यू प्रोवाइडर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो आपका व्यू प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। इससे ज्यादा तो मैंने नोट्स में और तो कुछ है नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन है, वाई वी नीड कंपोनेंट लेवल व्हेन वी हैव मॉड्यूल लेवल, क्यों है? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों है, कि व्हेन वी पुट क्लास नेम इन app dot module dot ts फाइल एंड इट्स नेम एडेड इन इंपोर्ट लाइन। ठीक है, तो इसका इशू है व्हेन एप्लीकेशन पहली बार हिट होता है ना,
तो जितने भी इंपोर्ट होते हैं ना, जब एप्लीकेशन हीट होता है ना, जब जब भी हम मॉड्यूल में रखते हैं ना, तो ये इंपोर्ट फाइल में क्लासेस का नाम चले जाता है। तो जब भी पहली बार एप्लीकेशन हीट होता है ना, तो ये जितने भी इंपोर्ट होते हैं ना, सबसे पहले लोड होते हैं, वो क्लास को भी लोड कर देते हैं फालतू में। ठीक है। हाँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जब तक हम उस कंपोनेंट को लोड ना करें, तब तक हमारा क्लास भी लोड ना हो। ठीक है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि भैया कंपोनेंट लेवल का बनाने के लिए। ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि एनजीजी क्लास स्टूडेंट लिखते हैं, अगर एनजीजीसी लिखेंगे तो वो कंपोनेंट बना देगा। ये सिंटेक्स है इसका। ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले एनकैप्सुलेशन। तो ये जो एनकैप्सुलेशन है ना, ये जो हमारा ऊप्स में जो ऊप्स कॉन्सेप्ट में, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एनकैप्सुलेशन का जो होता है ना, ये उससे अलग है एंगुलर में। ठीक है। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या है ना, एनकैप्सुलेशन क्या होता है ना, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन इन ऊप्स एंड एंगुलर अलग है। किस तरीके से, कि यहाँ पे जो एंगुलर में जो एनकैप्सुलेशन है ना, ये होता है, ये सीएसएस के स्कोप को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, कि कहाँ कहाँ किस तरीके से ये सीएसएस यूज हो सकता है, कितना स्कोप है उसका, कहाँ तक यूज हो सकता है, ये बताने के लिए यूज होता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो कंपोनेंट है। हाँ, जिसमें पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है। ठीक है। दो कंपोनेंट जिसमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप है। ठीक है। तो क्या पेरेंट चाइल्ड के सीएसएस को यूज कर सकता है, या सीएसएस या चाइल्ड जो है पेरेंट के सीएसएस को यूज कर सकता है? ये स्कोप बताने के लिए हम लोग एनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है। ये जो है एनकैप्सुलेशन जो है थ्री टाइप्स के होते हैं। इम्यूलेटेड, जो कि डिफॉल्ट होता है। नेटिव, या फिर शेडो डॉम। इसको मतलब पहले एंगुलर 7 से पहले नेटिव डॉम कहते थे, लेकिन अब जो है इसको शेडो डॉम कहा जाता है। और तीसरा होता है नन। ठीक है। अगर हम इम्यूलेटेड यूज करते हैं, या ये जो कि डिफॉल्ट होता है, तो इससे क्या होता है कि पेरेंट टू चाइल्ड या फिर चाइल्ड टू पेरेंट ये नहीं जाता है। ठीक है। अगर हम नेटिव की बात करते हैं या फिर शेडो डॉम की बात करते हैं, तो इसमें भी मतलब अलाउड नहीं होता है। लेकिन ये क्या करता है कि एक शेडो दे देता है, मतलब अपने बच्चे को, जैसे कि मैंने पेरेंट का सीएसएस बना रखा है ना, तो वो अपना सीएसएस उसको नहीं देगा, अपने सीएसएस का एक शेडो बना के अपने चाइल्ड को दे देगा। ठीक है। तो ये हमेशा पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड ही जाएगा, है। यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन ही जाएगा, कभी भी चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जाएगा। और नन में तो कुछ नहीं होगा, नाम से ही समझ गए होंगे। ठीक है। नन में मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, पेरेंट से चाइल्ड में भी जाएगा, चाइल्ड से पेरेंट में भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो चिंता मत कीजिए, अभी मैं एक प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, वो देखती है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको एनकैप्सुलेशन का एग्जांपल समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन लिया है। ठीक है। आपको मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, बिल्कुल फ्रेश एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, जब एप्लीकेशन बनाया तो मैंने HTML में पेरेंट कंपोनेंट लिख दिया, जो हमारा रूट कंपोनेंट को, और इसका एक CSS मैंने डिफाइन कर दिया, H1 बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक कंपोनेंट बनाएंगे चाइल्ड का। तो NGGC चाइल्ड नाम से कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये कंपोनेंट है तो ये चार फाइल्स क्रिएट करेगा। ये देखिए, इसने चार फाइल्स क्रिएट कर दी। तो इसने क्या किया, यहाँ पे चाइल्ड नाम से फोल्डर बनाया, इसके अंदर ये सब चीजें बना दी। हम इसके अब HTML में चलते हैं। चाइल्ड वर्क्स जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिखते हैं चाइल्ड कंपोनेंट, और P1 की जगह H1 लिखेंगे, क्योंकि हमने H1 पेरेंट में भी डिफाइन कर रखा है। ठीक है। अब किसी भी दो कंपोनेंट के बीच में हमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना है ना। अभी देखिए, अभी ये चाइल्ड लोड नहीं हुआ होगा, तो किसी भी कंपोनेंट में दो दो कंपोनेंट में पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चाइल्ड कंपोनेंट जिसको भी हम चाइल्ड बनाना चाहते हैं उसके कंपोनेंट में जाएंगे,
उसका जो सिलेक्टर है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉपी करेंगे, और जिसको भी पेरेंट बनाना है यानी कि जिसमें भी चाइल्ड का कंटेंट आना चाहिए उसके एचटीएमएल में जाके उस वाले सिलेक्टर को डाल देंगे। अब आपको दिखेगा कि हमारे आउटपुट में पेरेंट और चाइल्ड दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई जब हमारा ये पेरेंट बन चुका है ऊपर वाला और नीचे वाला चाइल्ड बन चुका है, तो पेरेंट की चीजें चाइल्ड के पास क्यों नहीं आई? ठीक है, मतलब पेरेंट के पास जो अभी सीएसएस है वो चाइल्ड के पास भी आना चाहिए। तो इस वाले स्कोप को ही दिखाने के लिए, स्कोप को ही डिफाइन करने के लिए हम लोग जो है एनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हम पेरेंट के कंपोनेंट में गए, ठीक है। हमें पेरेंट का लाना है, पेरेंट का सीएसएस का स्कोप डिफाइन करना है, ठीक है। इससे हमने पेरेंट में जाके इसके जो मेटा डाटा है वहां पे मैंने एनकैप्सुलेशन लिखा। इसके अंदर व्यू एनकैप्सुलेशन आएगा, व्यू एनकैप्सुलेशन। जब हम डॉट लगाएंगे तो देखिए हमारे पास तीनों आ गए, इम्यूलेटेड, नॉन और शेडो डॉम, ठीक है। पहले हम इम्यूलेटेड के बारे में बात करते हैं। इम्यूलेटेड लेंगे तो ये डिफॉल्ट है, मतलब जब हमने ये लाइन नहीं लिखी थी तभी बाय डिफॉल्ट इम्यूलेटेड ही रन हो रहा था। सपोज करो मैंने इम्यूलेटेड ले लिया, हम अपने ब्राउजर में गए, एक एरर आ रहा है इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारा जो एरर आ रहा है इसमें लिखा है एनकैप्सुलेशन वाज बी अ मेंबर ऑफ व्यू एनकैप्सुलेशन फ्रॉम कोर, मतलब ये जो व्यू एनकैप्सुलेशन है ना वो कोर में से आना चाहिए, मतलब हमारा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो हमने जहाँ पे जिस पेज में व्यू एनकैप्सुलेशन को डिफाइन कर रखा है ना, अब ये देखिए इंपोर्ट व्यू एनकैप्सुलेशन कहाँ से हो रहा है, कंपाइलर से हो रहा है, जबकि कोर से आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, कभी कभी इंपोर्ट करने में हम लोग ये गलती कर देते हैं। यहाँ पे कॉमा देना है, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, इसको हटा देना है, कोई यूज का नहीं है, ठीक है। अब आप ब्राउजर पे जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें पेरेंट का सीएसएस का स्कोप डिफाइन करना था, ठीक है। तो कि पेरेंट का जो सीएसएस है वो आगे कहाँ तक जाना चाहिए कहाँ तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने भाई यहाँ पे दिखा दिया कि भाई अगर हमारा इम्यूलेटेड होगा तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, मतलब पेरेंट का सीएसएस नहीं जाएगा चाइल्ड में, ऑब्वियस बात है नहीं गया, यही चीज हमारा बाय डिफॉल्ट भी चल रहा है। अगर मैं इसकी जगह डॉट शैडो डॉम करता हूँ, अच्छा एक चीज और दिखा देता हूँ। अगर ये इम्यूलेटेड है, सपोज लेके चलिए इम्यूलेटेड है, हम क्या करते हैं इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये चाइल्ड है, ये वो है, यहाँ पे कहीं पे भी कुछ शेडो वेडो कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब वो डायरेक्ट चाइल्ड कंटेंट आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम याद रखिएगा ये इस तरीके से दिख रहा है आपको। अब हम इसको चेंज करके शेडो डाउन करते हैं। अब शेडो डाउन करते ही भाई क्या हो जाएगा देखिए, पेरेंट का जो सीएसएस था यानी कि हमने H1 को रेड कर रखा था वो चाइल्ड में भी रेड आ गया है। कैसे? तो इसने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए इसने क्या किया कि एक शेडो रूट बनाया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अंदर आपका पेरेंट आ गया, पेरेंट का जब आप इसको ओपन करेंगे तो चाइल्ड आ गया। तो ये जो शेडो जो इसने बनाया, ये शेडो पहले नहीं था, ये शेडो जो है शेडो की हेल्प से पेरेंट ने अपने कंटेंट को चाइल्ड को पास किया, ठीक है। मतलब अभी भी रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है। तो अलाउड नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या कर दिया, अपना परछाई बना के दे दिया, ठीक है। अपनी चीज उसको नहीं दी है, अपना परछाई मतलब एक और क्लोन बनाया और उसको दे दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आपको शेडो रूट दिख रहा था, अब मैं वापिस से इम्यूलेटेड करता हूँ, अब देखिए वो शेडो रूट गायब, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अगर मैं इसकी जगह अगर अब मैं नन करता हूं, ठीक है,
नन में सारे रेस्ट्रिक्शंस हट जाते हैं। देखिए, इसने शेडो वेडो कुछ नहीं बनाया पेरेंट का चाइल्ड में, तब भी आ गया। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि हम वापस पेरेंट वाले में चलते हैं और एक काम करते हैं, पेरेंट का जो हमारा CSS है ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कॉपी कर कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तभी हमारा ये नॉर्मल जैसा हो गया। और यहाँ से इस वाले लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा, अभी बिल्कुल पहले की तरह चल रहा है। ठीक है, अब मैं चाइल्ड का जो था, चाइल्ड का जो मैंने लिखा था चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड के CSS में CSS डिफाइन कर देता हूँ, जो कि ब्लू कलर का है। ठीक है, आउटपुट में देखिए चाइल्ड के पास ब्लू आ गया। अब आप चाहते हैं कि चाइल्ड का पेरेंट के पास जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, स्कोप किसको डिफाइन करना पड़ेगा, चाइल्ड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप अपने कंपोनेंट में आए, यहाँ पे आपने कॉमा लिखा, यहाँ पे आपने लिखा एनकैप्सुलेशन व्यू एनकैप्सुलेशन। देखिए हमने ये गलती की थी, जब भी हम लाइब्रेरी लिखने जाते हैं तो यहाँ पे जैसे दो आए एनकैप्सुलेशन, एक कोर से आ रहा है, एक कंपाइलर से आ रहा है। हमने गलती से पिछली बार कंपाइलर का ले लिया था, हम कोर से लेंगे। ठीक है, डॉट इम्यूलेटेड, अब देखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है। अब हम करेंगे शेडो डाउन। अब देखेंगे, अरे अब भी नहीं गया, क्यों नहीं गया? आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, जाता है शेडो डाउन में। ठीक है, मतलब अगर इस चाइल्ड का भी कोई और चाइल्ड होता ना, तो उसके पास चाइल्ड की CSS चली जाती, लेकिन ये अपने पापा यानी कि अपने पेरेंट के पास नहीं भेज सकता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, अब यही मैं इसको अगर नन कर देता हूं, अब क्या सारे रेस्ट्रिक्शन हट जाएंगे। अब ये पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट दोनों चले जाएगा, और यहाँ पे कोई शेडो नहीं है हमारा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हम्म, तो आपको एनकैप्सुलेशन भी क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग जो है CSS का स्कोप डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, इम्यूलेटेड, नेटिव और नन। इम्यूलेटेड यानी कि रेस्ट्रिक्टेड है भैया, पेरेंट से चाइल्ड में नहीं जाएगा, ना ही चाइल्ड से पेरेंट में आएगा, ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, दूसरा है नेटिव या फिर शैडो डॉम। ठीक है, तो ये जो शैडो डॉम होता है, ये पेरेंट टू चाइल्ड में भेजने के लिए यूज होता है, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, चाइल्ड से पेरेंट में कभी भी स्कोप नहीं आएगा CSS का। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक शेडो बना देता है और शेडो पास कर देता है अपने चाइल्ड को। ठीक है, तीसरा आता है नन। नन में रेस्ट्रिक्शन हट जाती है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, दोनों जगह ये ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको एनकैप्सुलेशन भी बता दिया। ठीक है, अगला है हमारा प्रोवाइडर। तो आपको याद होगा व्यू प्रोवाइडर बताते वक्त ही मैंने आपको प्रोवाइडर का एग्जांपल दे दिया था। इस सवाल में थोड़ा सा थ्योरी भी देख देता हूँ, अगर आपको याद नहीं था तो थोड़ा बैक करके देख लीजिए। तो प्रोवाइडर में भी आपको, देखिए प्रोवाइडर जो है आपको दोनों जगह मिलेगा, कंपोनेंट में भी मिलेगा और मॉड्यूल में भी मिलेगा। जैसे कि अभी हम कंपोनेंट में है, प्रोवाइडर दिख रहा है। सिमिलरली मॉड्यूल में चलते हैं, मॉड्यूल में भी प्रोवाइडर है, दोनों जगह मिलेगा। ठीक है, अब हम जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि हमने क्लास ली थी। ठीक है, वैसे ही क्लास ले लीजिए या सर्विस हो गया। ठीक है, तो जब भी हम कोई सर्विस या फिर क्लास क्रिएट करते हैं ना, और उसको प्रोवाइडर सेक्शन में डालते हैं मॉड्यूल फाइल के, तो वो मॉड्यूल लेवल का हो जाएगा, मतलब सभी कंपोनेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि वो एक सिंगलटन बनाएगा, सिंगलटन नाम से ऑब्जेक्ट बनाएगा, सिंगलटन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी हर एक के पास सेम ही ऑब्जेक्ट जाएगा। ठीक है,
अगर आप उसी को कंपोनेंट फाइल के अंदर प्रोवाइडर में लिखते हैं तो ये कंपोनेंट लेवल का बन जाएगा। ठीक है, तो वो सिंगलटन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो यही था हमारा प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट, और एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला है आपका इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट देखिए, इनपुट और आउटपुट आपका डेकोरेटर्स भी होते हैं, और ये आपको मेटाडाटा के अंदर भी आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको मेटाडाटा के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसका डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, इसका प्रैक्टिकल सेशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये जो इनपुट, अगर हम इनपुट की बात करते हैं ना, इनपुट आउटपुट दोनों जो है हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर हम इनपुट की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट के पास जो डाटा है ना, जो भी चीज है, कंटेंट है, उसको, उस कंटेंट को, उस डाटा को फैच करने के लिए, या उस वैल्यू को फैच करता है, चाइल्ड फैच करेगा। ठीक है, ताकि चाइल्ड फैच करे। अब दिस प्रॉपर्टी यूज विद इन वन कंपोनेंट, यानी चाइल्ड कंपोनेंट, ये जो है चाइल्ड कंपोनेंट में यूज होगा। इनपुट जो है आपका चाइल्ड कंपोनेंट में यूज होगा, ताकि वो पेरेंट की वैल्यू को फैच कर सके। और यही हम अगर आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है, तो ये आउटपुट जो मेटा डाटा है वो पेरेंट में यूज होगा, ताकि वो चाइल्ड के वैल्यू को फैच कर सके। समझे? इनपुट ताकि पेरेंट के वैल्यू को फैच कर सके, आउटपुट ताकि चाइल्ड के वैल्यू को फैच कर सके। ठीक है, और जो फैच करेगा उसके कंपोनेंट में, यानी उसके कंपोनेंट के मेटा डाटा में ये डिफाइन होगा। ठीक है, अब उसके लिए मुझे आपको इंटरपोलेशन वगैरह ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही जल्द बताऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ अभी समझ में आ गया होगा। लगभग हमने कितने सारे अपने मेटा डाटा को पढ़ लिए हैं अभी तक। ठीक है, किसी में कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने अ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, लर्न कोड विद अकी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए हर एक वीडियो में। आपको अगर कुछ पूछना है, या आपको वीडियो अच्छी लग रही है, या कुछ कमी लग रहा है, कुछ भी पूछना हो, या कुछ भी, आप एक बार देखिए वीडियो, ताकि हम और अच्छे से वीडियोस बना सकें। हमें मोटिवेट करें ये सब चीजें, अपने आप को इम्प्रूव करें हम लोग। ठीक है, हम और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं, गिटहब का वीडियोस लेके आने वाले हैं, सी शार्प ऊप्स कॉन्सेप्ट का वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, डॉट नेट कोर का वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।